साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल। आज मैं आपसे डी डाइमर के बारे में चर्चा करूंगा। कई हमारे श्रोताओं की, व्यूअर्स की इच्छा थी कि डी डाइमर्स के बारे में बतलाया जाए कि डी डाइमर क्या है और कोरोना में इसका क्यों इतना उपयोग हुआ इस टेस्ट का, जिसके बारे में वो पहले से बहुत नहीं सुने थे, और ये क्यों बनता है, कहाँ बनता है, कब हम इसको जाने कि इस पे इलाज की ज़रूरत है, हमें इलाज कब तक करना है, किस चीज़ का करना है। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। डी डाइमर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि खून जमता कैसे है। जब कोई ब्लड वेसल्स, खून की नली, रक्त वाहिकाएँ छोटी होती हैं, उससे खून रिसता है, निकलता है, और यहाँ पर प्रकृति एक मैकेनिज्म पैदा करती है ताकि खून जो बाहर निकल रहा है उस ओपनिंग पर रक्त वाहिका के एक थक्का जम जाए, एक प्लग लग जाए, ताकि खून बाहर रिसर के शरीर के अंदर से खून की कमी ना होने पाए। अगर ये ना होता तो लगातार खून बहता रहता, खून निकल जाने से प्राणी की अंत में मौत भी हो सकती थी। अब ये मैकेनिज्म होती कैसे है? जैसे ही चोटिल होती है कोई खून की नली, जहाँ खून रिसना शुरू होता है, तो रक्त वाहिकाओं की दीवार का जो कोलेजन होता है उससे जो है बह रहे रक्त की जो प्लेटलेट नाम की सेल्स होती हैं वो चिपकना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही वो चिपकना शुरू हो जाती हैं उनके शेप में भी परिवर्तन आने लगता है। ये डिस्क शेप में होती हैं और ये गोलाकार होने लगती हैं और ओवल शेप में हो जाती हैं। इसी समय कुछ सिग्नल्स निकलते हैं ताकि और जो रक्त की आने वाली प्लेटलेट्स हैं उनको ये सिग्नल मिले कि आकर के यहाँ पर चिपकना है, ताकि प्लेटलेट प्लग बन सके। और जब एक पर्याप्त संख्या में प्लेटलेट वहाँ पर चिपक जाती हैं और खून रिसना रुक जाता है तो ये एक प्लेटलेट प्लग कहलाता है। लेकिन ये टेम्परेरी, अस्थाई प्लग है, रुकावट है खून के बहने से रोकने के लिए। इनको मजबूती देना ज़रूरी होता है, स्ट्रांग बनाने के लिए, तो क्लाट का प्रॉपर रूप लेने के लिए, थक्के का पूरा प्रॉपर रूप लेने के लिए। इसके लिए क्या होता है कि इस रक्त में 13 क्लाटिंग फैक्टर नाम की प्रोटीनें होती हैं, और इन प्रोटीन्स के एक विशेष क्रम से ये कार्य करके वहाँ पर फाइब्रिनोजन नामक जो क्लाटिंग फैक्टर होता है उस प्रोटीन को ये फाइब्रिन नामक थ्रेड में बदल देती है। फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है और इसको अंत में एक फाइब्रिन नाम की इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड में बदल देती है। और ये इसके फाइब्रिन की जो थ्रेड्स हैं ये एक जाल नुमा उस प्लग पर, प्लेटलेट प्लग पर चिपक जाते हैं, और इस तरह से वो जो थक्का बना था वो अब एक मजबूत थक्के के रूप में, क्लाट के रूप में एक अपीयर कर जाता है। अब ये सुरक्षित हो गया कि खून नहीं निकलेगा, और ये जब क्लाट बन जाता है तो बॉडी को वो समय मिलता है ताकि वो ब्लड वेसल का प्रॉपर रिपेयर कर सके। और जब ब्लड वेसल्स प्रॉपरली रिपेयर हो जाती है तो इस क्लाट का कोई मतलब नहीं रहता शरीर में। अब एक नई प्रक्रिया चालू होती है कि इस क्लाट को शरीर से हटा दिया जाए, और इसको हटाने के लिए जो है शरीर में एक प्रक्रिया चलती है। प्लाज्मिन नाम का एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब जो प्रोटीन को तोड़ सके, ऐसा एक एंजाइम होता है जो फाइब्रिन नाम का जो थ्रेड का मेश बना था उसको तोड़ता है। चूँकि फाइब्रिन भी एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जब वो तोड़ता है तो कई जो प्रोटीन के टुकड़े पैदा होते हैं, फ्रेगमेंट्स पैदा होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, FDP। और जो ये FDP पैदा होते हैं उसमें से एक बहुत मुख्य जो FDP होता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, उसका नाम है डी डाइमर। और इसी डी डाइमर की हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। फाइब्रिन जो टूटता है उसको फाइब्रिनोलिसिस एक प्रोसेस कहते हैं, लिटिक हो जाना, टूट जाना, गल जाना।
और इसके फलस्वरूप जो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें एक सबसे मुख्य होता है डी डायमर, जिसको हम रक्त में नाप करके जान सकते हैं कि जो क्लॉट को गलाने वाली प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही कि नहीं चल रही है और आगे क्या होने वाला है। इस तरह से डी डायमर में का रक्त में स्तर क्लॉट बनने की प्रक्रिया कोई ज़्यादा चल रही है या इनकी गलने की प्रक्रिया कोई ज़्यादा चल रही है, इसके स्तर को बतलाता है। इस तरह से डी डायमर का बढ़ा होना, इन्फ्लेमेशन का शरीर में चलना जिनकी वजह से क्लॉट ज़्यादा बन रहा हो और उनकी वजह से कहते हैं कि क्लॉट का या ब्लड वेसल्स किसी वजह से ज़्यादा डैमेज हो रही हैं, तो इस तरह तो इसलिए क्लॉट ज़्यादा बना, इसलिए क्लॉट डिग्रेड ज़्यादा हो रहा है, गलाया ज़्यादा जा रहा है। तो इस तरह से बढ़ा हुआ प्रोसेस बताता है। और इसका नाम डी डायमर क्यों पड़ा? क्योंकि जो फाइब्रिन प्रोटीन है उसके 2 डी फ्रेगमेंट्स थे, 2 डी फ्रेगमेंट्स आपस में क्रॉस लिंकिंग से जुड़े हुए थे इसके स्ट्रक्चर में, इसलिए इसका नाम डी डायमर पड़ा। अब इसकी उपयोगिता इस तरह से क्या समझ में आई कि डी डायमर का अगर हम बढ़ा हुआ पा जाते हैं सामान्य से अधिक, सामान्य में भी रहेगा क्योंकि थोड़े थोड़े क्लॉट बनते रहेंगे, थोड़े थोड़े क्लॉट डिसॉल्व होते रहेंगे, तो बढ़ा हुआ क्या बतलाएगा कि हमारे अंदर कोई प्रोसेस, कोई बीमारी ऐसी चल रही है जिसमें क्लॉट ज़्यादा बन रहे हैं या क्लॉट बन ही गए हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो गया, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गई, और आपने कोरोना में इसका उपयोग देखा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखा, ऐसे कई बीमारियों में आपने देखा इसका उपयोग डी डायमर बढ़ा हुआ पा करके हम लोग जान जाते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है। अगर डी डायमर नॉर्मल है तो इन सब में से कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो हमें इन सब प्रोसेस में से किसी एक का होना ढूंढना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि नॉर्मल है क्या, नॉर्मल वैल्यू होती कितनी है जिसके नीचे हमको कोई खतरा नहीं है इन सब बीमारियों का। साथियों, इसको लैब्स जो है विभिन्न मात्रक में देती हैं। जैसे कोई इसको मिलीग्राम पर लीटर में देता है, कोई नैनोग्राम पर मिलीलीटर में देता है, कोई माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में देता है। तो जो मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर ml वाली वैल्यूज़ हैं वो दोनों एक जैसी होती हैं, मतलब दोनों ही इस तरह से एडजस्टेड हैं कि दोनों की वैल्यू एक होगी। जैसे नॉर्मल होगा 0.5 से कम, किस वैल्यू में, मिलीग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर ml में। और इसी को अगर हम नैनोग्राम पर ml में बात करेंगे तो 500 से कम होना चाहिए। और इसकी यूनिट होती है FEU, फिब्रिनोजन इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो ये जो FEU में हम लोगों ने वैल्यू अभी समझी, इनको इस तरह से हम लोग को समझना है। 500 से 1000 अगर नैनोग्राम पर ml में देखें तो 500 से 1000 में मतलब 2 गुने तक इसको हम बॉर्डर लाइन मान सकते हैं, इसमें खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन 2 गुने से ऊपर चला जाए, मतलब 1000 से ऊपर चला जाए, तो हम कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस ऐसा चल रहा है जिसमें क्लॉट ज़्यादा बन रहा है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इसको, लेकिन ये वैल्यूज़ जो है 50 साल की उम्र तक मानी जाती हैं। 50 साल के ऊपर नॉर्मल वैल्यूज़ में चेंज आ जाते हैं और इसको याद करना बहुत आसान है। अगर पहली ये वैल्यूज़ याद हैं और आप चाहते हैं कि 50 साल के ऊपर हम कैसे जानें, तो हर 10 साल में आप इसकी वैल्यूज़ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 550 हो गया तो 660 तक, 60 साल में 600 नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी। जिसके नीचे नॉर्मल है उसके ऊपर थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। और इसका डबल, जैसे 500 का 1000 आपने कहा था, 1000 के ऊपर चिंतनीय है, सोचनीय है, वैसे ही आपको 600 से दुगना 1200 पर चिंतन करना चालू होगा कि डी डायमर बढ़ा हुआ है। अब हमको सोचना है किस वजह से ये बढ़ रहा है। ऐसे 70 साल पर
700 से नीचे नॉर्मल, 1400 से ऊपर बढ़ा हुआ, जिस पर हमको कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से हम लोग इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ को अपने याददाश्त में बनाए रख सकते हैं नैनोग्राम पर ml के हिसाब से। ये केवल बीमारियों में बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन और डैमेज में ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ हमारी ऐसी स्टेट्स होती हैं शरीर की जिसके अंदर ये बढ़ जाता है। जैसे साथियों, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल स्टेज है, लेकिन इसमें भी देखा गया है कि ये बढ़ा हुआ होता है। ये प्रेगनेंसी को मानते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट। इसके अंदर डी डायमर हल्का सा क्लॉटिंग ज़्यादा होती है और इसके अंदर डी डायमर थोड़ा बढ़ा होता है। और इसमें ट्राइमेस्टर वाइज, ट्राइमेस्टर कहते हैं पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने को, बीच के 3 महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी 3 महीने को हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी वैल्यूज़ नॉर्मल की 50 से 950 तक जाती है। इसकी सेकंड ट्राइमेस्टर में वैल्यू 320 से लेकर 1290 तक जाती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसकी वैल्यू 130 से 1700 तक जाती है। तो इसको हर किताब में अलग अलग है, लेकिन जहाँ से हमने इसको डाटा लिया है वहाँ पर ये लिखा हुआ था और अप्रॉक्स यही हर जगह पे मिल जाता है। ये जो है ओबेसिटी में बढ़ी हुई मिलती है, जो स्मोकर्स हैं उसमें बढ़ा हुआ होता है, जो कहते हैं कैंसर के पेशेंट होते हैं, लिवर फेल्योर के पेशेंट होते हैं, किडनी फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं, या जिनमें मेजर सर्जरी हुई होती है या अदरवाइज ट्रामा के पेशेंट होते हैं, इन सब में डी डायमर का बढ़ा हुआ दिखा जाता है। तो जब भी हम डी डायमर को इंटरप्रेट कर रहे हो तो हम इन सब के होने को भी ध्यान में रखते हैं। साथियों, जो कोविड है, कोविड में इसकी वैल्यू क्या थी? कोविड में इन्फ्लेमेशन आपने सुना ही कि एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर था, इन्फ्लेमेशन हो जाता था। इसी इन्फ्लेमेशन को हम लोगों ने स्टेरॉइड से घटाने की बात करी थी और इसी इन्फ्लेमेशन के चलते ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही थी, उनसे ये ब्लड लीक हो रहा था और क्लॉट से द्वारा प्रकृति हमारे ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए जो एक्सेसिव क्लॉटिंग बन रही थी, इसकी वजह से डी डायमर बढ़ा हुआ मिल रहा था। और ये देखा गया कि अगर 4 गुना बढ़ जाए, मतलब 2000 के ऊपर चला जाए जिस व्यक्ति का डी डायमर, तो वो उसके अंदर कोविड से की वजह से होने वाली डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरह ये काम करता है। अब हमको क्या ज़रूरत पड़ी कि क्लॉटिंग से डरने की? क्लॉट गलता रहेगा, क्लॉट ज़्यादा बना है, ज़्यादा गलता रहेगा, तो क्लॉट हमें से डरने की क्या ज़रूरत है कि हम क्लॉट के लिए चिंतित हों? तो ऐसा होता है साथियों कि जो क्लॉट होते हैं, ये जहाँ 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो स्थिर रहें, जहाँ पर क्लॉट बने थे वहीं पर वो पड़े रह जाएं, या टूटकर अलग हो जाएं। और जहाँ पड़े रह जाते हैं वहाँ पर ये स्थिर साइज के नहीं रहते, उनके ऊपर धीमे धीमे साइज इसकी बढ़ती जाती है और ये थ्रम्बस का रूप लेती हैं। मतलब यानी कि उसी एक जगह पर एक बड़ा प्लग बनने लगता है और खून का अवरोध चालू हो जाता है, खून की नली वहाँ से पास होने वाला ब्लड कम हो जाता है। और अगर वो टूट गया, क्लॉट लूज़ हो गया, वहाँ से टुकड़ा कोई टूट करके रक्त में तैरने लगा, तो वो एम्बोलस कहलाता है। ये जा कर के तैरते तैरते किसी भी अंग की अपनी पतली किसी कैपिलरीज में या किसी ब्लड वेसल में जाकर के अटक जाएगा, जिसके आगे खून नहीं चल पाएगा और उसके बाद वो उस अंग की खून की कमी की वजह से परेशानियां पैदा होंगी। उस अंग को खून, ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलेगा तो वो डैमेज होने लगेगा। यही चीज़ थ्रम्बस जहाँ बन जाएगा, एक लिमिट के ऊपर खून नहीं जा पाएगा तो उसको ऑक्सीजन पोषण की कमी हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगा। थ्रम्बस और एम्बोलिज्म के चलते किसी अंग को ख़राब ना हो या नई बीमारियां, जैसे अभी हम लोगों ने डीवीटी की बात करी, प्रोमोटिव एम्बोलिज्म की बात करी, इन सब की ना हो, हार्ट अटैक ना हो, स्ट्रोक ना हो,
तो इन सब को रोकने के लिए हमें क्लॉट एक्सेसिव बन रहे हैं और उनका शरीर मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे हमको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस होता है जो उसमें आर्टरी की वॉल में और कहते हैं कि वॉल के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि के जमा होने से एक प्लेक नामक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की बात हम लोग करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस से। ये भी खुद ब्रस्ट होकर के कहते हैं कि टुकड़े रिलीज़ कर देता है और ये टुकड़े एम्बोलस की तरह काट करके पूरे शरीर में कहीं भी जा करके ये कहते हैं कि खून का प्रवाह अवरुद्ध कर सकते हैं और कहते हैं कि उस अंगों को, विशेष को डैमेज की तरफ ले जा सकते हैं। तो करना क्या है, इसका इलाज क्या है? जब हम देखते हैं कि ये क्रिटिकल लेवल के ऊपर जा चुका है डी डाइमर, तो काज ऑफ डिजीज़ जिसकी वजह से कहते हैं क्लॉटिंग ज़्यादा बन रही है, वहाँ पे भी ध्यान देते हैं। और क्लॉटकों के इलाज के लिए क्लॉटिंग डी डाइमर के बढ़े होने पर हम लोग एंटीकोगुलेंट या जिनको सामान्य भाषा में ब्लड थिनर कहते हैं, इनका हम लोग उपयोग करते हैं। और ये वास्तव में नाम तो इनका एंटीकोगुलेंट है, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये बन गए क्लॉट को गलाते नहीं। ये केवल उस जो भी क्लॉट बन गए हैं उनको बढ़ने से रोक सकते हैं और या कहते हैं कि नए क्लॉट को होने से रोक सकते हैं। अब ये मैकेनिज्म एंटीकोगुलेंट देने से, इस मैकेनिज्म से हम लोग आगे की छत को रोकते हैं। साथ में जो नेचुरल प्रक्रिया है क्लॉट गलाने की, उसको समय मिल जाता है कि बने हुए क्लॉट्स को धीमे धीमे वो गला सकें। एंड इसलिए एंटीकोगुलेंट एक लंबे समय तक देनी पड़ती है, डी डाइमर को नॉर्मल लाना पड़ता है और जिस बीमारी, उस बीमारी का भी प्रॉपर इलाज करना पड़ता है जिसकी वजह से ये डैमेज प्रोसेस ब्लड सेल्स का हुआ और साथ में डी डाइमर बढ़ा। इस तरह से आपने आज समझा कि क्यों डी डाइमर टेस्ट कराए गए, क्यों डी डाइमर को देख करके एंटीकोगुलेंट्स चलाए गए और क्यों अदरवाइज़ आप ठीक थे तो आपसे कहा गया कि आपने जो हेपेरिन इंजेक्शन लगे आपको भर्ती होने पे, और फिर कहा गया आप एंटीकोगुलेंट ओरल खाएं और ओरल भी आपको कहा गया 1.5 महीने तक खाएं, जिसको नोवेल ओरल एंटीकोगुलेंट्स के रूप में, और बाद में आपको एस्पिरिन पर भी कहा गया 3 से 4 महीने 6 महीने खा डालिए। साथियों, आपको आज डी डाइमर के बारे में एक जानकारी मिली होगी कि आपने जाना कि आज डी डाइमर्स बनता क्यों है और उसकी हमारे शरीर में उपयोगिता क्या है और कोरोना में इसका महत्व क्यों ज़्यादा समझा गया। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमको बताते रहेंगे कि आपको किस पर जानकारी चाहिए। आप हमारे वीडियोस को अगर आपने पसंद आया, इसको शेयर करें, लाइक करें और लोगों को प्रेरित करें कि वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।